हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि डेली क्लास आपकी होती है। का क्वेश्चन दिया गया है, आविर्भाव का सही विपरीत शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं तो आप लोग हिंदी में ही टाइप करें, है ना, क्योंकि जैसे क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है और हिंदी में थोड़े से अंतर में ही पता नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो हिंदी में टाइप करें। चलिए यहाँ पर दिया है आविर्भाव का सही विपरीत शब्द आपको चुनना है। 39 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए, आविर्भाव का होता क्या है? यहाँ पर देखिए, आविर्भाव का होता है तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव। जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आविर्भाव का मतलब होता है उदय, है ना, या इसे कह सकते हैं अवतरण, या कह सकते हैं इसे प्रकट करना। तो तिरोभाव का मतलब हो जाएगा अदृश्य होना, अंतर ध्यान होना या लोप हो जाना, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़िए, कह रहे उन्मूलन का सही विपरीत शब्द इनमें से बताना है। उन्मूलन का विपरीत इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपको 40 बताना है और आज पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सही भी करना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है उन्मूलन का सही विपरीत, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा रोपण हो जाएगा, क्योंकि उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना या जड़ से उखाड़ना, ठीक है ना। उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, जबकि रोपण का मतलब होता है लगाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। अगला है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीती है, तो ऐसा क्या बनेगा क्या भाई? बताइए, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, क्या इसका सही जवाब बनेगा क्या? ये तो आपका सही जवाब नहीं बनेगा। तो आपका भी आंसर बनेगा क्या? बनेगा 41 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है 42 नंबर में। तो कह रहा है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। और दिया गया है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो भैया ए नंबर में और सी नंबर में क्या अंतर कुछ लग रहा है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया है, दोनों में कोई अंतर है आपका या सेम है? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। अच्छा, चर रही है यहाँ पर दिया गया था। तो भैया ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन जो आपके हो जाएंगे इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो आपका चर रहे हैं ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे मैं अपनी श्रद्धा करता हूँ। शुद्ध आपको बताना है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। तो मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ ये होना चाहिए क्या? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। यहां पर देखिए 43 नंबर में मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, शुद्ध आपको शब्द चुनना है। शुद्ध शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द जो आपका होगा इनमें से क्या हो जाएगा? घनिष्ठ होता है या घनिष्ठ होता है? आपने क्या पढ़ा है बताइए? घनिष्ठ पढ़ा है या घनिष्ठ पढ़ा है 44 नंबर में? तो देखो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। यहां पर याद रखिए ए नंबर नहीं होगा भाई, यहां पर घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ होता है। काफी लोगों के जवाब देखिए गलत भी यहाँ पे आ रहे हैं। याद रखिए घनिष्ठ होता है कौन सा? ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? 45 को ऑप्शन दीजिए, औद्योगिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो औद्योगिक की अगर हम बात करें तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ए नंबर बनेगा या और कोई ऑप्शन बन सकता है? तो देखो यहाँ पर औद्योगिक ऑप्शन ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए आपका औद्योगिक जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, औद्योगिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? 46 नंबर में। तो देखो भाई जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में रहते हैं कौन? दानव लोग रहते हैं। तो दानव रहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर दावानल सर राइट हो जाएगा, दावानल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे जहां लोगों का मिलन होता है उसके लिए शब्द में से क्या बनेगा? जहां लोगों का मिलन होता है उसके लिए शब्द में से क्या हो जाएगा? चलिए 47 नंबर में। तो 47 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर सम्मेलन आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया जो आपका शब्द है वो आपका कौन सा है? किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, ये बताइए क्या दिया जाता है? पुरस्कार होता है, पारितोषिक होता है, उपहार होता है, प्रोमोपहार होता है? चलिए आप लोग पहले जवाब दीजिए, इसका जवाब हम बाद में देंगे। देखते हैं आप लोगों क्या आंसर यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जब किसी प्रतियोगिता में विजयी हुआ जाता है तो यहाँ पर आपका पारितोषित किया जाता है। क्या किया जाता है?
परितोषित किया जाता है, परितोषित किया जाता है, याद रखिएगा। जब प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाए तो वहां पर आपका परितोषित होता है। तो कहेंगे सर ये पुरस्कार क्या भलाई है, पुरस्कार भी तो कोई चीज है। तो किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। याद रखिए जो पुरस्कार होता है वो किसी कार्य के लिए या कह सकते हैं किसी सेवा के लिए। तो किसी कार्य या सेवा के लिए जब पुरस्कार दिया जाए तब उसे पुरस्कार कहते हैं। तो आपके दिमाग में आया कि उपहार क्या चीज़ है, तो भैया उपहार भी तो कोई चीज़ होगी ना। तो उपहार क्या होता है कि अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है। अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है तो उसे हम लोग उपहार कहते हैं। तो तीनों पॉइंट एक साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। साक्ष्य भाव और मिश्रित अनुवाद को कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पर 49 नंबर में ऑप्शन देखिए डी नंबर, यहाँ पर प्रणय कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर देखा जाए कि भाई और बहन या अन्य लोगों से स्नेह होता है ना। जैसे भाई है या बहन है तो उससे क्या होता है, स्नेह होता है। और अपने छोटे या बच्चों से जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेमी तो आपका हो जाएगा ना। तो ऑप्शन इसका हो गया कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ये साक्ष्य भाव क्या होता है, जो अपने दोस्तों से या सखों के प्रति होता है, दोस्तों के प्रति, उसे हम लोग साक्ष्य भाव कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो आपके हैं ये समझने वाली चीजें हैं। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, यहाँ पर 50 जवाब दीजिए कि कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष जब लग जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कलंक बोलते हैं या अपयश बोलते हैं। चलिए इसे कलंक कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है 50 में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। कुछ लोग जबरदस्ती यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, अपकीर्ति लगा रहे हैं, जबकि यहाँ पर दिया है कि कुसंगत के कारण चरित्र पर लगा दोष जो होता है वो कलंक होता है। 50 का ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अपयश, अपयश क्या है, तो अपयश मतलब स्थायी रूप से बदनाम होना, ठीक है। अपयश मतलब होता है स्थायी रूप से बदनाम होना। दुष्चरित्र मतलब होता है दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला जो दोष होता है। अब जो लोग अपकीर्ति दे रहे थे, अपकीर्ति मतलब होता है कि ऐसे बुरे कार्य जिसे करने में कीर्ति कम हो जाती है, ऐसे बुरे कार्य करने में जिससे कीर्ति जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि क्या होता है, फेक वीडियो डालना, न्यूज गलत सलत न्यूज बताना, है ना। ये सब क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं कि जो कीर्ति होती है खराब होती है, धीरे धीरे वो बदनाम हो जाता है और बेकार हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे शस्त्र क्या है, शस्त्र जो है वो आपका है क्या। यहाँ पर 51 का जवाब दीजिए, शस्त्र क्या होते हैं। तो याद रखिए शस्त्र हम उसे कहते हैं जब अपने हाथ में लेकर उसे चलाते हैं, और हाथ में लेकर चलाते हैं, जैसे कि तलवार हो जाती है, भाला हो जाता है, तो हम लोग क्या होते हैं, हाथ में लिए रहते हैं फिर मारते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए। तो जैसे आप तलवार लिए होते हैं तो क्या होता है, हाथ में लेकर चलते हैं, अर्थात हाथ से ही होता है काम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कह रहे जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या कहते हैं। आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। क्या बोलते हैं भाई, वीरतरागी बोलते हैं या और कुछ बोलेंगे, अनुरागी बोलेंगे। चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइए आपका ए नंबर बनेगा या यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा। ए नंबर बनेगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा वीतरागी बनेगा। याद रखिए कि जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसके लिए होता है वीतरागी। क्या होता है, वीतरागी होता है। अब जिसके दिमाग में आया है कि अनुरागी क्या होता है, तो याद रखिए जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे अनुरागी कहते हैं, ठीक है। जिसको मोह हो, निगेटिव ना दिया हो, तो आपका उसे अनुरागी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा कि जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं। तो चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। ये तो लगभग सभी लोग सही कर लेंगे कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है, अजर कहते हैं। तो ये बताइए कि जो अमर होता है उसे क्या बोला जाता है। जबकि जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो, है ना, जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे अमर कहा जाता है। और यहाँ पर देखो दिया गया है आपका तरुण शब्द दिया है, तरुण। तरुण मतलब होता है कि युवा अवस्था को प्राप्त करने वाले को तरुण कहा जाता है, और सदाबहार के लिए तो आप लोग जानते हैं। चलिए जो कानून के विरुद्ध हो, बताइएगा कि जो कानून के विरुद्ध हो इसे बताना है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हमारी
यहाँ पर हिंदी की क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो 54 नंबर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अवैध कहा जाता है। याद रखिए कि जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। क्या? अवैध कहा जाता है। संवैधानिक मतलब होता है जो संविधान के अधीन होता है उसे संवैधानिक कहते हैं, और जो विधि के अधीन होता है उसे वैधानिक कहते हैं, ठीक है। वैधानिक किसे कहते हैं? जो विधि के अनुसार होता है या विधि के अधीन होता है उसे वैधानिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि खेत का सही तत्सम शब्द इनमें से क्या होता है? खेत का सही तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 55 नंबर में तो देखो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब तत्सम और तद्भव आप लोग पढ़ते हैं तो जब भी कभी खा दिया गया हो तो इसका परिवर्तन छा हो जाता है, ठीक है। इसका परिवर्तन छा हो जाता है तो खेत का हो जाएगा क्षेत्र, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि घोटक का सही तद्भव शब्द इनमें से क्या है? घोटक का तद्भव आपसे पूछा गया है तो घोटक का होता क्या है? यहाँ पर देखिए बी नंबर घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगर हम आपसे पूछे गर्दभ, गर्दभ अगर पूछे कि गधा, तो गधा का होता है गर्दभ। क्या होता है? गर्दभ होता है। वहीं पर जो आपका धड़ा दिया गया है वैसे होना चाहिए घड़ा, है ना, घड़ा। तो घड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, इसको घड़ा कर लीजिए। तो घड़ा का होता है घट। क्या होता है? घट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चौकी का तत्सम इनमें से बताइए क्या हो जाएगा? चौकी का तत्सम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका बनेगा। कौन सा? ऑप्शन सी वाला चतुष्पादिका इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला है सूचिका का तद्भव शब्द इनमें से क्या है? सूचिका का तद्भव यहाँ पर बताना है। सूचिका का जो तद्भव है आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर। देखिए बिल्कुल सही जवाब है आपका सुई। यहाँ पर जवाब जो है बी नंबर हो जाएगा, सुई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्वरित का तद्भव शब्द इनमें से क्या होता है? त्वरित का जो तद्भव होता है इनमें से 59 में वो क्या हो जाएगा? तो त्वरित का होता है, हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो आपका है यहाँ पर आपका तुरंत, या तो इसे हम लोग तुरंत इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जो दोनों पॉइंट आप लिखें, ये तुरंत और ये तुरंत, दोनों को ही हम सही मानते हैं, तो आपका जवाब बी और सी दोनों इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका गद्यांश दिया गया है, वैज्ञानिक के बारे में दिया गया है। आसानी से इसे हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो जापान में काफ़ी विनाशकारी दिक्कतें आई थी वही चीज़ इसके बारे में दिया गया है ना। चलिए यहाँ पर आगे आते हैं। कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि की लिखी जाती है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है 65 नंबर में? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर हम आपसे पूछे ये देवनागरी जो आई है वो कहाँ से आई है? देवनागरी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? या देवनागरी जो आपके आई है कैसे आई है? तो इसका कहीं ना कहीं से स्रोत रहा होगा, है ना। ये जो देवनागरी है ये ब्राह्मी लिपि की ही देन है, अर्थात ये ब्राह्मी लिपि से ही निकल कर आई है। तो याद रखिए देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? 66 का जवाब दीजिएगा। देखिए 66 नंबर में बहुत गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए स्वर नहीं है, तो आपका कहेंगे कि बिल्कुल इन सरल आंसर है यहाँ पर यहाँ। तो भैया यही तो आपका है ना जो स्वर नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है, तो हमने आपको बताया कि सर्वनाम जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं भाई। कितने? 6 प्रकार के। अब ये 6 प्रकार में पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और आपका यहाँ पर आपका संबंधवाचक। अच्छा यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ये आपको जवाब देना है। ये बताइए सर्वनाम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इसका जवाब आप लोग दीजिए कि सर्वनाम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इसका जवाब दीजिए। 11 होती है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम की जो संख्या होती है वो 11 होती है, लेकिन जब पूछे प्रकार कितने होते हैं तो प्रकार आपके 6 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यहाँ पर देखिए क्रिया के साथ आपका विशेषण को इंगित कर रहा है, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो तेज है, बुद्धिमान है, मीठा है और पहला है। तो भैया आपको बताइए क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लग रही है? क्रिया लग रही है आपके तेज पर, है ना। किसमें? तेज पर। तो तेज शब्द जो आपका है ये क्रिया विशेषण है। और यहाँ पर जो दिया है बुद्धिमान, है ना, तो बुद्धिमान, मीठा ये गुण को दर्शाते हैं, है ना, गुण को दर्शाते हैं। और पहला जो आपका है क्रम सूचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है आपका कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो यहाँ पर शब्द है वो आपका कौन सा है? तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, सहायता होता है। देखिए नोट कर लीजिएगा,
कि यहाँ पर सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है इसमें काफ़ी गलतियां लोगों से होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब बनेगा सी हो जाएगा। जो सहायता है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्या? सहायता जो आपका है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भूधर्व का संधिविच्छेद इनमें से क्या है? भूधर्व का संधिविच्छेद आपको बताना है। भूधर्व का जो संधिविच्छेद बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 70 नंबर में, तो 70 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर बनेगा भूधन ऊर्ध्व बनेगा। क्या बनेगा? भूधन ऊर्ध्व बनेगा। तो आप बात आती है कि इसमें संधि कौन सी है? इसमें जो संधि है वो आपकी संधि कौन सी है? तो देखिए भाई यहां पर आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या? दीर्घ स्वर संधि होगा, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हथियाना में कौन सा क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? 71 नंबर का जवाब दीजिए। जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जितने लोग आप लोग जुड़े हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, तुरंत लाइक कर दिया करें। जैसे ही आप लोग क्लास में एंट्री मारते हैं वैसे ही आप लोगों का तुरंत लाइक आना चाहिए और यहाँ पर आप लोगों को जय हिंद लिखना चाहिए। चलिए हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 71 में? ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया है। क्या है? नाम धातु क्रिया है। हमने आपको बताया था हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, ये आपकी होती है क्या? आपकी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। अगला दिया है उच्चारण का संविच्छेद इनमें से क्या है? उच्चारण का संविच्छेद इनमें से क्या है? तो देखो यहाँ पर उत्धन चारण, मतलब आपसे हमने आपको बताया था कि जब व्यंजन संधि में ता के बाद, क्या? ता के बाद जब चा आए या तो छा आ जाए तो ता का परिवर्तन जो होता है ये चा में हो जाता है, ये रूल होता है। जैसे आपका दिया गया है उच्चारण में तो उत धन चारण होगा, सी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया हो जाता सत धन चरित, सच्चरित हो जाता। सत धन है ना, चंद्रशेखर, चंद शरद, तो ये भी हो जाता। मतलब यहाँ पर जो आपका है ये वाला चा में ये ता कन्वर्ट हो जाता है, ये रूल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे वा का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? वा का उच्चारण स्थान इनमें से क्या हो जाएगा? आपका जवाब 73 नंबर में। चलिए यहाँ पर आंसर सी, यहाँ पर दंतोष्ठ जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। दंतोष्ठ जो आपका है कैसा है? ये आपका वाह, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। मतलब इसका जो आपका वर्ड निकलता है वो दंत वाले से भी निकलता है और ओष्ठ मतलब आपके पा वाले से भी निकलता है, इसे दंतोष्ठ कहते हैं। अगला है राम ने खाना खाया में खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है? खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर देखिए 74 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? खाया होगा शब्द आपको दिया है तो ये संदिग्ध में है। क्या है? संदिग्ध में, क्योंकि यहाँ पर होगा शब्द लग गया है और जब भी होगा लग जाए तो आपको संदिग्ध ही बताना है। अगला यहाँ पर देखो दिया है कि दी गई पंक्ति में पहली और अंतिम पंक्ति क्या करना है? स्थिर रखना है और इसके बाद यहाँ पर जो आपका या डाला हुआ है उसको आपको यहाँ पर अरेंज करना है। पहला आपका स्थिर हो गया और 6 आपका यहाँ पर स्थिर हो गया। अब यहाँ पर मिलान करेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्टि ही देश है। देखो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका भरा जाएगा और इस प्रकार से आपका यहाँ पर कह सकते हैं आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति पर 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? यहाँ पर आपका 19 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए 19 नंबर आपको जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय 1963 में यहाँ पर प्रेमचंद जो कलम का सिपाही है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और अगला है कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला इनमें से 20 नंबर में तो ये मिला था महादेव वर्मा को। ऑप्शन जो बनेगा ये आपका बी नंबर है, महादेव वर्मा आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइएगा धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये प्राप्त किया गया था, इन्हें दिया गया था सरस्वती सम्मान। क्या? सरस्वती सम्मान इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर 21 में वो आपका फर्स्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, काफी लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो सरस्वती सम्मान होगा, याद रखिए सरस्वती सम्मान। अगला दिया गया है कि जैनेन्द्र कुमार की रचना को हिंदुस्तानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनकी जो आपकी कह सकते हैं रचना है वो आपकी कौन सी है? तो इनकी रचना है परख। याद रखिए जैनेन्द्र कुमार की रचना है परख के लिए इन्हें हिंदुस्तानी साहित्य पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? चलिए 23 का जवाब दीजिए। इनमें से भारत भारती पुरस्कार जो मिला था सबसे पहले मिला था महादेवी वर्मा को। किसे? महादेवी वर्मा को मिला था, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। और अगला दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिजात के लिए मिला था। नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है। और अगला दिया गया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर बताइएगा कला और चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य के पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया। आपका जवाब यहाँ पर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। 25 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था। यहाँ पर बताइए कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित था। यहाँ पर देखिए 26 नंबर बताना है। 26 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, मैथिली के लिए मिला था। किसके लिए, मैथिली भाषा के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। कल सुनना मुझे, ये जो आपकी कृति है वो आपकी किसकी है। तो ये है आपकी धूमिल पांडे की है। किसकी है, धूमिल पांडे। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा धूमिल की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, 28 का ऑप्शन देना है। तो चलिए 28 की अगर बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए यहाँ पर सम्मानित नहीं है, अर्थात कौन सी रचना ज्ञानपीठ से, तो बुनी हुई रस्सी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए 29 की अगर हम बात करें तो ये है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका है, ऑप्शन समझिएगा आपका ये नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बताइए प्रेम में भगवान के लिए, प्रेम में भगवान के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 30 नंबर में। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। याद रखिए प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेहन पर रघु के लिए सम्मानित किया गया है यहाँ पर बताइए काशीनाथ सिंह को। तो याद रखिए यहाँ पर 31 का ऑप्शन है डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कि हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा को सबसे पहले हिंदी साहित्य का सलाहकार पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। किस क्षेत्र को दिया जाता है, 33 को ऑप्शन दीजिए। तो देखो भाई यहाँ पर 33 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और अगला बताइएगा कि किस वर्ष लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था। अर्थात जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी कब से हुई थी। यहाँ पर 34 को ऑप्शन दीजिए। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर, और किसी का जवाब आ रहा है ए नंबर 1955। चलिए हम मानते हैं कि आपकी बात सही है 1955 में। तो आपको ये भी बताना है कि 1955 में सबसे पहले जो दिया गया था वो किसे दिया गया था। चलिए बताइएगा आपको 1955 में सबसे पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया था, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए भाई बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया 1955 में किसको दिया गया था। महादेव वर्मा को दिया गया था क्या भाई, नहीं। दूसरा बताइए। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा 1955 में जो दिया गया किसे दिया गया था, याद नहीं है भैया आप लोगों को, है ना। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, है ना। 1955 में बताया था कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो आपकी हिम तरंगड़ी के लिए, हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। तो भैया हमने कल ही आपको बताया था ना कि हिम तरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले 1955 में पुरस्कार दिया गया था। याद आया है सभी को, सबकी यहाँ पर आज गलतियां आ रही थी, है ना। इसका जो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, 35 में जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर
आ गया है। किस सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे दिया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी। वही देखिए क्वेश्चन आपके सामने आपका आ भी गया। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला है क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के जो लेखक है वो आपके कौन है? उसने कहा था कहानी के जो लेखक है वो आपके कौन है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 21 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है। याद रखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? बताइए, महादेव वर्मा का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, या जयशंकर प्रसाद का? किसका बनेगा? चलिए 22 का जो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए यहाँ पर दिनकर भी आ रहा है और साथ में महादेव वर्मा भी। याद रखिए उर्वशी जो आपका है रामधारी सिंह दिनकर का है। 22 का जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, दिनकर का हो जाएगा। अगला है, पंजाब में हिंदी का प्रचार जो किया था किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार जो किया वो किसने किया था? 23 नंबर में। तो ये थे आपके श्रद्धा राम फिल्लौरी, है ना? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, श्रद्धा राम फिल्लौरी बनेगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से आपके जुड़े हुए हैं? यहाँ पर 24 का जवाब दीजिए। ये जो सभी हैं वो किस प्रदेश से जुड़े हैं? सबका जवाब आएगा उत्तर प्रदेश, और आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका उत्तर प्रदेश ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो इनको हम लोग किस काल में रखते हैं? कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। यहाँ पर आपका आंसर होगा बी नंबर, आपके भक्ति काल से जुड़े हैं। किससे? भक्ति काल से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? कौन अष्टछाप का कवि है यहाँ पर बताइएगा। चलिए, रसखान है, सूरदास है, विद्यापति है, और आपके यहाँ पर रसखान, सूरदास, कौन बनेगा? तो देखो भाई आपको मालूम होगा अष्टछाप में सबसे बेस्ट आपके कौन थे? तो आपके सूरदास थे। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है, 27 नंबर में। तो देखो भाई 27 की अगर हम बात करते हैं तो आपका दिया गया है कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, लेकिन यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नहीं है। तो आप सभी लोग बताइए कि ध्रुव स्वामिनी जो आपकी रचना है वो है किसकी? ध्रुव स्वामिनी जो है वो किसकी है यहाँ पर बताइए। चलिए, ध्रुव स्वामिनी है रचना किसकी है बताइए सभी लोग। जयशंकर प्रसाद की, बिल्कुल सही है, आपके जयशंकर प्रसाद बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आपसे पूछा है। देखिए 28 नंबर में, यहाँ पर 28 की अगर बात करें तो ऑप्शन भी हो जाएगा, ये आपके नामवर सिंह है, नामवर सिंह को मिला था, नामवर सिंह। अगला यहाँ पर दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? यहाँ पर जवाब दीजिए 29 नंबर में। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके संविधान की जो 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन जाएगा डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर की भक्ति का जो स्वरूप है वो आपका कैसा है? कबीर की भक्ति का जो स्वरूप है ये कैसा है? यहाँ पर देखिए 30 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? इन्होंने कबीर की जो भक्ति है वो कैसी है आपकी? निर्गुण भक्ति है। कैसी है? निर्गुण भक्ति है। और एक साख्य भक्ति आपका है, यहाँ पर आंसर आपका भी निर्गुण हो जाएगा। अगला है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना आपकी कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 नंबर में। तो ये रचना है आपकी कौन सी? ऑप्शन बी प्रिय प्रवास हो जाएगा। प्रिय प्रवास जो कि ऑप्शन आ रहा है, लगभग सभी का जवाब आ रहा है, आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। और जो लोग भाई यहाँ पर नए जुड़े हैं तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्हें जिन्हें पसंद आ रहा है भाई तो यहाँ पर कंजूसी ना करें, कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहता है एक टीचर के लिए। तो सभी लोग यहाँ पर लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, है ना। और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जहाँ पर आपको हर एक वीडियो की लिंक भी मिलती है और पीडीएफ भी मिलती है। देखो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास क्या हो जाएगा 32 में? तो यहाँ 32 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मैला आंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैला आंचल जो आपके फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है 33 नंबर में। देखो भाई यहाँ पर आपका गीत गोविंद है, राग गोविंद है, राग सोरठा के पद हैं, लेकिन यहाँ पर वैदेही वनवास नहीं है। तो आप सभी को बताना है ये जो आपका वैदेही वनवास है किसकी है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो वैदेही वनवास है वो किसकी रचना है। आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए सभी लोग कमेंट करें, वैदेही वनवास किसकी रचना है?
हरिऔध बिल्कुल सही आया है, हरिऔध की है आपकी। अगला बताइए, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। सत्यार्थ प्रकाश के यहाँ पर 34 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा क्या? ये नंबर है दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 35 नंबर में? तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? डी नंबर। बिल्कुल सही जवाब आया है, डी नंबर आपका चंद बरदाई आपका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है, 36 का ऑप्शन दीजिए। चलिए 36 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भैया चांद का मुंह टेढ़ा है, नए साहित्य का सौंदर्य, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी है, लेकिन अंधा युग नहीं है। अब ये अंधा युग जो रचना है वो है किसकी? अंधा युग जो रचना है वह है किसकी? यहां पर जवाब दीजिए। तो अंधा युग किसकी है? चलिए अंधा युग है किसकी ये बताइए जल्दी से। धर्मवीर भारती की है। किसकी है भाई? धर्मवीर भारती की है। अगला क्वेश्चन बताइए, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? चलिए आज आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लगता है कि आप लोग कमज़ोर हो गए हो। हम यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देते थे, आप लोग जल्दी जल्दी हमारे पीछे पीछे आंसर देते रहते थे, लेकिन आज आप लोग जवाब दे रहे हो तो हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप सभी लोगों को कुछ ज्ञान मिल रहा है ना। आप लोग हिंदी में पीछे हो रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि आपको सब कुछ आने लगा है। चलिए रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा है? तो 37 को ऑप्शन बी प्रेमचंद की, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेमचंद। अगला दिया गया है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ये बताइए तुलसीदास के द्वारा जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो आपका कौन सा है? 38 नंबर में। तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी नंबर है, यहाँ पर रामचरितमानस है। तो चलिए फिर बताइए कि जो रामचरितमानस है ये कौन सी भाषा में है? ये बताइए कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है या आपके अवधी भाषा में है? बताइए कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है या अवधी भाषा में है? तो याद रखिए रामचरितमानस जो आपकी है वो आपकी अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी के द्वारा प्रसिद्ध रचना है? प्रसाद जी की इनमें से कौन सी रचना है? यहाँ पर 39 का जवाब दीजिए। तो चलिए प्रसाद जी की रचना है आपकी कौन सी है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपकी कामायनी है। क्या है? कामायनी है। तो ये बताइए जो परिमल है वो किसकी है? परिमल जो रचना है ये किसकी रचना है बताइए। अब यहाँ पर बताइए कि परिमल जो रचना है वो किसकी रचना है? चलिए परिमल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही है, ये निराला जी की है। नीरजा किसकी रचना है? चलिए नीरजा जो रचना है वो किसकी है? नीरजा है महादेवी वर्मा की है, बिल्कुल सही है, ये महादेवी वर्मा की है। और यहां पर दिया गया है अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका जो रचना है ये भी किसकी है? आपकी निराला जी की बनेगी। तो इस प्रकार से ये टेस्ट आज कंप्लीट होता है। आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम थोड़ा सा धीमे जरूर पढ़ाएं लेकिन आप लोगों से जवाब लिया है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन थे हमें लगता था कि नहीं आप लोग बिल्कुल से अच्छी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट होगा। तो ऐसा लग रहा है कि हम आगे आगे फास्ट तरीके से पढ़ाते रहे थे तो आप लोग कमज़ोर हो रहे थे। क्यों भाई? ऐसा ही है ना कि आगे आगे हम फास्ट पढ़ा देते थे, इसका मतलब सोचते थे टाइम बचेगा, लेकिन टाइम नहीं, आप लोग तो कमज़ोर होते चले जा रहे थे, है ना। हमें लगता था सब कुछ आ रहा है, लेकिन आज पता चला कि नहीं, इनमें भी बहुत लोग हैं जो हमारी कुछ गलतियों की वजह से आप लोग कमज़ोर हो रहे हैं। चलिए तो चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। अगली क्लास में आइए, अगली क्लास हमारी है जो कि पीईटी का मॉडल पेपर है। सभी लोग आइए। नहीं भाई गधे नहीं हो आप लोग, अच्छे हो, है ना। देखो एक आधे कभी कभी ऐसा होता है कि जबान में नहीं आता है ना। एक अपनी वीडियो आपने देखा होगा, वो जबान से मेरी गलती से निकल ही गया, जबान से मेरी गलती से निकल ही गया, हे भगवान मैं क्या करूँ, मेरी जबान से गलती से निकल गया। तो क्या होता है कभी ना कभी क्या होता है आपको वो शब्द याद नहीं आता है, पेट में भरा होता है लेकिन वो बाहर निकलता नहीं है। ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहाँ पर खाना खाना है, ठीक है।